श्रुति की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक जाती जा रही थी। शादी से पहले श्रुति गोरी चिट्टी सुंदर, गुलाबी गाल, उस पर पड़ते डिंपल उसके रूप में और 4 चांद लगा देते, पर अब उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो अच्छे खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ राजसमंद चली गई थी, जहां उनकी नौकरी थी और श्रुति को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड चाव नहीं हुए थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन, शादी के बाद की पहली रसोई पूजन 8 दिनों बाद करके ही चली गई थी, तो उसको काम भी करवाना ही पड़ता घर का जेठानी के साथ। जेठानी को तो जैसे फ्री की नौकरानी ही मिल गई श्रुति के रूप में। जैसे श्रुति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वो ही बना कर देती सबको, जेठानी, उनके 2 बच्चों का दूध और अपनी और पतिदेव की चाय। श्रुति की जेठानी मीठा बोलकर उससे सारे काम करवा लेती थी और खाने के टाइम सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा कुछ और नहीं होता था। उसकी थाली में श्रुति को खाने के साथ दही और मिठाई बहुत पसंद थी, पर उसकी जेठानी उससे इन सब के लिए कभी पूछती नहीं थी। और जब उसकी जेठानी बोलती कि हमारे तो नियम कायदे ऐसे ही हैं, सादा खाना खाते हैं, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है आलतू फालतू खाने की, तो फिर तो श्रुति कुछ बोल ही न पाती, मन मार कर उसे वो ही खाना खाना पड़ता। और जब जेठानी जी की बारी आती तो अपनी थाली में रोटी सब्जी के साथ सलाद, थोड़ी सी नमकीन, मिठाई, यहाँ तक कि केले की चाट भी साथ लेकर बैठती, तब श्रुति को उनके नियम कायदे समझ न आते। श्रुति बाहर से खुश जरूर दिखती थी, पर कहीं न कहीं अंदर से कमजोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था उसका। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी, उसका खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ जो बदल गया था। उसको मम्मी के हाथों से बने खाने का स्वाद रह रह कर जुबान पर आ जाता था और उसकी आंखों की कोर से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयां कर जाते। मन ही मन खुद से कहती, क्या मुसीबत पाल ली मैंने, शादी करके सोचा था छोटा सा परिवार है, मैं भी सबसे छोटी तो लाड़ में रहूंगी, पर यहाँ तो लाड़ करना तो दूर, ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा, पर कर भी क्या सकती थी सिवाय दुखी होने के। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़, मूंगफली, गजक, रेवड़ी, तिल, चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में ये सब किसको बताती। अभी नई नई जो आई थी वो तो अपने पति तक को बताने में हिचकिचाती थी और रसोई में ढूंढने पर इसको कभी कुछ मिलता नहीं था। पर जब जेठानी जी के कमरे में उनको अलमारी से ये सब निकालते हुए देखा तो उसको सारा माजरा समझ आ गया। जेठानी जी सफाई देते हुए बोलती, अरे बच्चों का कभी भी कुछ खाने का मन कर जाता है ना, इसलिए सब कुछ यही रख लिया ताकि बार बार आना जाना न पड़े, पर तुम शर्माना मत, जो चाहिए ले लेना, मुझे लगा तुम कभी मीठा खाती नहीं हो ना, तो तुम्हें पसंद नहीं शायद। श्रुति मन ही मन बोलती, आप पूछती कब हो, जो खाऊं और चाहिए तो बहुत कुछ, पर ऐसे कैसे ले लूं किसी और के कमरे में से। श्रुति बस मुस्कुरा दी सुनकर। इस बार निधि हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी ये सामान मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, आप एक काम कीजिए, सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान यूज कर दूंगी। अलका जी बोली, और यह सारा पुराना सामान यूज करके तू बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा, और तेरे इलाज में मेरे बेटे के पैसे खर्च होंगे, सो अलग कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसा खराब सामान यूज करने की, जाओ चुपचाप रसोई का काम करो। आज मुझसे बिना पूछे अपने पापा को खाना खिला दिया, फिर भी मैं कुछ बोली नहीं। तेरे मायके वाले नहीं मुसीबत है, ये लोग मेरे लिए कह देती हूँ। इस बार तो कुछ ना बोली, मगर अगली बार चुप ना रहूंगी, समझी। ये लोग जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही लगता है ये मुसीबत हमारे घर क्यों चली आती है। निधि हर बार सास के मुंह से अपने मायके वालों के लिए मुसीबत शब्द सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता। उतने में उसे विवान की सारी बातें याद आ गई कि वह नहीं चाहता घर में कोई क्लेश हो या तुम सास बहू में कोई झगड़ा हो। निधि बात का बतंगड़ बनाए बिना चुप रह जाती है, मगर इस बार निधि ठान लेती है कि वह देखकर रहेगी कि सासू माँ ये सारा सामान बाई को कब देती है। 2-3 दिन गुजर जाने पर भी जब निधि देखती है कि सास ने वह सामान किसी को नहीं दिया, तो वह सास की अनुपस्थिति में उनके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। उसमें से आधा सामान उठ चुका था, मतलब वह समझ चुकी थी कि उसकी सास और नंद उसके मायके से आया हुआ सामान अकेले अकेले चंपत कर जाते थे और दिखाने को सिर्फ निधि के मायके वालों के लाए सामान में इतना सारा नुक्स निकालते थे। जब निधि ने सास अलका जी से इस विषय पर बात की तो अलका जी बोली, हाय हमारे घर में क्या खाने की कमी है जो तेरे मायके से आया हुआ सामान खाएंगे हम। उसमें से आधा सामान मैं उस दिन मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दे आई थी और आधा सामान कल देने वाली हूँ। अलका जी ने फिर बात को घुमा दिया था, जबकि निधि ने उन्हें वह सामान बाहर ले जाते हुए भी नहीं देखा था। निधि अब समझ चुकी थी उसकी सास झूठी और पाखंडी है, इसलिए उनसे बहस करना मतलब अपना मुंह खराब करना है। निधि ने विवान को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि विवान को अपनी माँ और
बहन पर बहुत विश्वास था और निधि विवान को ये सब बताकर उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। निधि ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और वह पहले की तरह अपना घर संभालने में लग गई। एक रोज राशि का भी रिश्ता तय हो गया और अलका जी ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दोनों माँ बेटी फोन पर रोजाना बात करते। राशि अपनी माँ को अपने ससुराल की सारी बातें बताती। राशि को भी अपने ससुराल में उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिन चुनौतियों से निधि यहाँ गुजरी थी। अब अलका जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। अलका जी अब बेटी के माँ के किरदार में आ गई थी। वहीं अलका जी जिन्होंने सास के किरदार में अपनी बहू को खूब परेशान किया था, अब माँ के किरदार में वह हमेशा चिंता में रहती और यहाँ कहती रहती, हाय मेरी बेटी कितनी दुखी हो गई है। वहाँ घर के सारे काम काज अकेले करती है, सबका ध्यान रखती है, उसके सास ससुर को बराबर समय पर खाना दे देती है, फिर भी उसकी सास और नंद उसके हर काम में नुक्स निकालते हैं। उनको मेरी बेटी की अच्छाई दिखती नहीं है क्या? यहाँ निधि उनको ऐसे देखकर सोचती कि आपने और आपकी बेटी ने मेरे साथ भी तो यही किया था, तब आप लोगों को भी तो मेरी अच्छाई कहाँ दिखाई देती थी। थोड़े दिन बाद अलका जी को खबर मिली कि राशि की तबीयत खराब हो गई है। वह तुरंत राशि से मिलने उसके ससुराल जाने निकल गई। बेटी के ससुराल पहली बार जा रही थी, इसलिए रास्ते में से उन्होंने फल और मिठाइयाँ ले ली और राशि से मिलने उसके ससुराल पहुँची। राशि भी माँ को देखकर खुश हुई और उसकी तबीयत भी पहले से कुछ बेहतर थी। सोई में जाकर राशि अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता ले आई। उतने में उसे उसकी सास विमला जी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। राशि दौड़कर रसोई में गई तो विमला जी बोली, बहू ये कैसे सड़े गले फल और बासी मिठाइयाँ लाई हैं तुम्हारी माँ? उनसे कह दो आइंदा इस घर में कभी ऐसा सामान न लाए। हमारे यहाँ खाने की कुछ कमी नहीं है। हमारी तो काम वाली बाई भी यह सामान नहीं ले जाएगी और गलती से उसे दे दिया और वह बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा और ऊपर से हमें कोसेगी वह अलग और बोलेगी, मालकिन ऐसा सड़ा गला सामान आपने मुझे क्यों दिया? हम गरीब जरूर हैं मगर अच्छा खाते हैं, इसलिए आइंदा से अपनी माँ को कह देना कि यहाँ कुछ भी सामान लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मायके वाले ना हुए मुसीबत की टोकरी हो गई ये तो। विमला जी की आवाज बाहर हॉल में बैठी अलका जी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तुरंत उन्होंने अपने आंसू पोंछे कि कोई देख न ले। उतने में बेटी की सास विमला जी सारा सामान लेकर बाहर आई और अलका जी को वापस पकड़ाते हुए बोली, अलका जी आइंदा से हमारे यहाँ ऐसा सामान मत लाएगा। गलती से बच्चों ने चख भी लिया तो वे बीमार पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। राशि भी अपनी माँ का अपमान अपनी आंखों से देख रही थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। अलका जी अपमानित होकर सारा सामान हाथ में लिए हुए थके पैरों से बाहर निकली और सोचने लगी, मेरी बहू निधि के मायके वालों को खूब अपमानित किया है मैंने, मगर हम लोग तो बहू और उसके मायके वालों को अपमानित कर उसके मायके से आया सारा सामान खुद चंपत कर जाते थे, मगर यहाँ तो सचमुच मुझे सारा सामान वापस पकड़ा दिया गया और ऐसा अपमानित किया गया कि दोबारा यहाँ आने की वापस इच्छा ही खत्म हो गई और अपने लिए मुसीबत शब्द सुनकर उन्हें अपने दोबारा बोले गए सारे शब्द याद आ गए। खैर बेटी का ससुराल था इसलिए अलका जी को झुकना ही था। अब बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए कुछ न कुछ लेकर जाना होता है, मगर यहाँ तो पहली बार में ही इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उस दिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वे बेटी के ससुराल वापस कभी नहीं आएंगी। उन्होंने जो भी कुकर्म किए थे घूम फिर कर सब कुछ वापस उन्हीं पर आ पड़ा था। शायद इसलिए ही कहते हैं किसी को अपमानित ना करें, किसी को छोटा ना दिखाए, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि सब कुछ घूमकर वापस अपने तक आ ही जाता है। आज अलका जी निधि और उसके मायके वालों का दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी और उन्होंने अब कान पकड़ लिए थे कि अब वह कभी भी बहू और उसके मायके वालों का अपमान नहीं करेगी। आखिर बहू भी किसी की बेटी है, भले उसे बेटी जैसा प्यार ना कर पाए मगर बहू वाला सम्मान जरूर दूंगी। अलका जी थके पैरों से घर आकर सोफे पर धम्म से बैठ गई, बिल्कुल उदास और निढाल सी। निधि तुरंत उनके लिए गर्मागर्म चाय बनाकर ले आई। अलका जी बोली, निधि आज तुम्हें सताने का फल मिल गया है मुझे। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही हो रहा है। राशि के साथ बोलकर रोने लगी। निधि ने उन्हें सांत्वना दी और चुप कराया, क्योंकि आज वह एक हारी हुई सास नहीं हारी हुई माँ को देख रही थी।